अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान और मैं हूं इनाम शेख। वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क, आप हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा तेल के जखायर वेनेजुएला में दुनिया में, यानी कि सऊदी अरब से ज्यादा, ईरान से ज्यादा, सबसे ज्यादा जखायर वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो इकोनॉमी तबाह हाल हो चुकी है। वेनेजुएला बैंकरप्ट हो चुका है। वेनेजुएला को कोई मुल्क कर्ज देने को तैयार नहीं, तजारत करने को तैयार नहीं। वेनेजुएला वो मुल्क जो तेल की दौलत से माला माल, लेकिन अवाम उसकी गरीब, इस तरह हाल उनका बेहाल हो चुके हैं, अपना मुल्क छोड़ के हमसाया ममालिक की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं। क्या वजह हुई? अगर हम हिस्ट्री से थोड़ा सा भी सबक सीखना चाहिए तो बड़ी अभी रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री है। 2 साल पहले वेनेजुएला किस तरह बैंकरप्ट हुआ। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम ये कह दें कि हम उनके कायदीन सही नहीं थे। कायदीन का काम कभी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना नहीं होता। कायदीन का काम कभी भी ये नहीं होता कि वो IMF से डील करें, वर्ल्ड बैंक से डील करें। कायदीन का काम कभी भी ये नहीं होता कि फाइनेंशियल चीजों के ऊपर अपनी राय दें। इसके लिए आपकी एक बाकायदा फाइनेंशियल टीम होती है और वो फाइनेंशियल टीम काम कर रही होती है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बयान कर दूं तो इस तरह से कि जितनी आमदनी वेनेजुएला को मिल रही थी उससे ज्यादा कि उन्होंने अपने अखराजात कर लिए थे। वो कर्जे बढ़ते चले गए। जिस टाइम पे आपको पता है पेट्रोल आपको मिला करता था $140 पर बैरल का, उन्होंने अपने खर्चे उसी हिसाब से रख लिए। और जब आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें गिरी, $40 पर बैरल पे आ गई, तो वेनेजुएला बैंकरप्ट हो गया। उसको पास पैसे देने के लिए नहीं थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है वेनेजुएला की जो कि गिरवी ना रखवाई गई हो। उसके बावजूद आज वेनेजुएला के अवाम का ये हाल है कि उधर चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं, कत्ल और गारत आम है, खाने की चीजें, बेसिक चीजें मिल नहीं रही, लिहाजा लोग दूसरे मुल्कों में जो हमसाया ममालिक हैं उनमें माइग्रेट कर गए, शिफ्ट कर गए। इससे हमें एक चीज और भी पता चलती है कि अगर आपके मुल्क को, जिस तरह के वतन अजीज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से हमें नवाजा हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि कोरिया जैसा मुल्क जो हमसे राय लिया करता था आगे निकल गया, ताइवान जैसा मुल्क हमसे आगे निकल गया और बेशुमार मुल्क हमसे आगे निकल गए, हालांकि अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल ये मुल्क है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई कोताही, कोई गलती हमसे जरूर हुई है। उस कोताही और गलती को ढूंढ के फौरन ठीक करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान दोबारा से अपने ट्रैक पे आ जाए। दूसरी तरफ आजकल आपने पूरा हर जगह पे मीडिया पे आप शोर सुन रहे हैं कि स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गिरवी रखवा दिया गया। क्या स्टेट बैंक और IMF को वाकई गिरवी रखवा दिया गया? साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 23 मार्च की परेड इस दफा जो पाकिस्तान डे की परेड थी वो बारिश की वजह से 25 मार्च को हुई और मैं खुद क्योंकि उसमें इन्वाइटेड था, मैं खुद उधर हाजिर था, मैं गया हुआ था। हमने देखा कि पाकिस्तानी फौज ने अपना वो इक्विपमेंट भी दुश्मन पे जाहिर किया है जिससे दुश्मन के अंदर एक हैबत तारी हो चुकी है। हमारे वो लेटेस्ट ड्रोन्स और दुश्मन के लिए काफी है उनको बताने के लिए। हमारे वो मिसाइल जिनकी रेंज इस गुना ज्यादा है कि उसकी जद के अंदर इसराइल तो क्या अमेरिका भी आता है। आज दुनिया को मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। मैंने उसी परेड के अंदर देखा कि फलस्तीनी पैरा शूटर, उसने फलस्तीनी का झंडा लेके पैराशूट ग्लाइड की। उसी परेड में मैंने देखा तुर्की का झंडा लेके तुर्की के पैराशूट ने ग्लाइड किया। इसका मतलब ये है कि अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में बल्कि पूरी दुनिया में। आप ये भी देख रहे होंगे उस परेड के अंदर कि पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखे, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान पे किसी तरह की गंदमैली नजर डाली गई तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देने की अहलियत रखता है। पाकिस्तान क्योंकि पहले अपने वेपन सिर्फ अमेरिका से लिया करता था, अब वो डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास चीन के वेपन्स भी हैं, हमारे पास रशिया के वेपन्स भी हैं, दूसरे वेपन्स भी हैं। अगर अल्लाह ताला की मदद जारी रही तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने वेपन्स खुद बना रहा होगा और ये जदीद तरीन वेपन्स पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ही तैयार हो रहे हैं। प्रोग्राम का स्टार्ट करूंगा। मेरे साथ आज बड़ी प्रेस्टिजियस मेहमान है। मेरे पहले मेहमान जनाब मियां तारिक महमूद साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आप असेंबली में 1988 से हैं और ओल्ड पार्लियामेंटेरियंस में से आपका एक बड़ा कलीदी किरदार है। आपके साथ तशरीफ फरमा है जनाब फैसल शामी साहब, अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजिया का मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर और पाकिस्तानी सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मेरे तीसरे मेहमान जनाब डॉक्टर सलीम राव साहब, आप चेयरमैन हैं, एक नई आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसके आप चेयरमैन हैं। उसके मुतालिक हम आपके अज़ाइम भी पूछेंगे, आपका मैनिफेस्टो भी पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये नई सियासी जमात बनाने की जरूरत क्यों पेश आई।
आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करता हूं मियां तारिक साहब से। मियां साहब कैसे देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर जगह पे शोर और वावेला मचा हुआ है कि हमने IMF को गिरवी रखवा दिया, वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखवा दिया। क्या सर ऐसा ही है? आप तो पार्लियामेंटेरियन है, आपको तो मालूम होगा क्या क्या मामला चल रहे हैं। शुक्रिया शेख साहब, आपने ये जो आप इशू उठाया है इसकी इतनी सख्त ज़रूरत है। मुल्क के अंदर लोग जब स्टेट बैंक बनाया गया था, आप उसकी तकरीब देखें। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान पे स्टेट बैंक था ही नहीं। उस वक़्त पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान की इकानमी की क्या सूरत हाल थी। लेकिन उस वक़्त कायदे आज़म जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने जो ये समझते थे कि हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान बनाने आए हैं, हम और कुछ नहीं बनाने आए। देखें, आज बदकिस्मती की इंतहा है कि आज जो हुकूमत हमारे सामने है, उन्होंने जिस तरह नारे लगाए, देखिए उन्होंने कहा था पेट्रोल जो है वो 46 रुपये लीटर होगा, 350 डैम हम बनाएंगे, 1 अरब दरख्त लगाएंगे, 200 अरब डॉलर बाहर से लाएंगे और कर्जा इन्होंने लेना इनके मुंह के ऊपर मारेंगे। ये उनकी जुबान थी। समुंदर से तेल निकल आया, गुर्बत खत्म हो गई, पेशावर मेट्रो 8 अरब में बन गई, बाहर से लोग नौकरियां लेने आ गए। आते आते अब हम स्टेट बैंक भी देने जा रहे हैं कि अगर देखें आपकी जब इकानमी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, कोई मुल्क मैं समझता हूं कि अगर वो अपने आज की सूरत हाल में कोई फाइनेंशियल घर का सिस्टम ठीक ना हो तो उस घर के लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, तो वो बेघर हो जाते हैं। आज हम इस पाकिस्तान में जिसमें सी पैक इस तरह जा रहा था, जिस तरह ऐसे जहाज चल रहा था पाकिस्तान का, आप यकीन जानिए कोई सोच सकता था? आज जब चाइना ने ईरान के साथ सी पैक का मुआहदा किया तो वो जो चाइनी है उन्होंने क्या कहा, ये भी आपने सुना हो। मैं समझता हूं कि आज हम तमाम वो जो पाकिस्तानी कौम को जिस तरह पंजाबी चाहते लारे लपे, और जो एक भी काम मैं समझता हूं वो करने में नाकाम हो गए हैं, जो बेहतरी की तरफ का कदम। देखें, जो कहते थे कि हाँ ये वजीरों की मौज है, आज देखें 50 वजीर और हर रोज नए एडवाइजर, और अगर उन्हीं को चेंज कर दिया जाए, कभी इस एक को उधर करके ये चेहरे दिखा के, और फिर सुनते हैं हम कि आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने तर्जमानों की मीटिंग की है। भाई काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर काम नहीं करेंगे, इन लोगों से तर्जमानी करवाएंगे, तो फिर समझो कि तुम मुल्क के साथ भी फ्रॉड कर रहे हो, कौम के साथ भी फ्रॉड कर रहे हो। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने सियासी तौर पे एक तकरीर करके अमेरिका में जाके जो सिस्टम कश्मीर के साथ किया, शेख साहब क्या आज समझते हैं कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ एक पाकिस्तान की आस उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आएगा, लेकिन आज उनके साथ जो कुछ हो रहा है, आज फिर वही लोग हैं जो कहते हैं जी हम फिर आप मोदी के साथ कर रहे हैं अच्छे तरीके से डील। क्या डील आप उसके साथ हो सकती है जब हमारी वो जिसको शाह आलम कहते हैं, वो जिनसे हम हमदर्दी करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, आज इस सूरत हाल में मैं आपको ये बिल्कुल वाज़िया तौर पे बताना चाहता हूँ, और मैं आपकी वसादत से तमाम पाकिस्तानी और दुनिया के सुनने वालों तक मैं ये रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट के होते हुए पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकता। इनसे जान छुड़ानी, ये पाकिस्तान के कर्जे खत्म करने आए थे। जब देखें, जब ये आए थे, पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे कितने थे, आज गर्दिशी कर्जे कितने हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कंटेनर के ऊपर चढ़ के 7-8 रुपए में बिजली का बिल फाड़ रहे थे, और ये वो हैं जो कहते हैं कि डीजल पेट्रोल आता इतने का है, इसके ऊपर ये जो लगाए जाते हैं टैक्सेस वगैरह, मैं इनको खत्म कर देता हूं। मैं समझता हूं सबसे पहली बात तो ये है, वो साइकिल पे आने वाली तो बात रह गई, अब तो हेलीकॉप्टर पे आके अब तो लोगों को इनकी यकीन जानिए कि पाकिस्तानी अवाम को इनके ऊपर कोई तवक्को नहीं है। सिर्फ ये है कि वो समझते हैं कि हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे
तो ये हमें अंदर ले जाएंगे। और बिल्कुल आखिरी सही। बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, इन्हें कारकर्दगी की जरूरत नहीं, इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अपोजिशन का जो भी उठे उसे हम दीवार के साथ लगाएं, उसके खिलाफ केस बनवाएं, उसको जेल में भेजें। जब कारकर्दगी की जरूरत होगी तो अपोजिशन को जेलों में भेजने से ना हमारा स्टेट बैंक ठीक हो जाएगा। और अगर हमारा आज, मैं ये वाजिया कर देना चाहती हूँ, तो अगर हमारे पास स्टेट बैंक भी नहीं है, वो स्टेट बैंक का बस मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर ये दोनों ही चीजें चेंज होने लग पड़ी हैं, मैं आपको एक छोटी सी, अगर इजाजत दे तो छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। जो जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उस वक्त हमारा कोर कमांडर गुजरांवाला में बैठता, वो हमें बुला के इस तरह कहते थे कि आपने इस जमात में जाना है। एक दिन मैं उनके दफ्तर में गया तो जहां कायदे आजम की तस्वीर थी, वहां जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट की लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे क्या लगे, वो तो एक ऐसा मैं वाकया थोड़ा सा आप जो बताता मैं हूँ कि इसलिए हम नहीं चाहूंगा कि हमें जो देखे, आप बता रहे हैं कि दबाव में लाया जा थोड़ा रहा सा है। मैं कहता हूँ जो देखिए इतनी, एक मिनट सिर्फ, इतनी बहादुर फौज होते हुए, इतनी तजर्बाकार फौज होते हुए, इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए हम अपने मुल्क को कंट्रोल ना कर सके तो हुकूमत का, ये हुकूमत के गले ही जाती है। बिल्कुल एक साफ बात, ये किसी और की तरफ नहीं जाती। फैसल शामी साहब कैसे देखते हैं स्टेट बैंक के मामले को, कैसे देखते हैं कि ये स्टेट बैंक आईएमएफ को दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं ये सारे मामला को, और क्या वाकई जिस तरह मियां साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा ही है या इससे मुख्तलिफ आपको नजर आता है? बात तो ठीक है, जैसे मतलब स्टेट बैंक जो एक हमारा एक घर का सरबराह के तौर पे, एक मतलब घर का सरबराह आपका जिसमें पूरा निजाम चलाना होता है, पूरा आपको बजट चलाना है, और दूसरा इसलिए कि जुल्म इसलिए है कि हुकूमत की नाकामी है, और मतलब ये नाअहली हुकूमत की हमारी, क्योंकि उन्होंने बहुत से दावे बहुत किए थे जी कि हम जो है हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, चीनी सस्ती कर देंगे, और दूसरा देखेंगे आज इसी महंगाई की वजह से ये भी शेख साहब जो है वो आज उनको बदल दिया गया। तो ये हुकूमत के फैसले, क्योंकि सर हफीज शेख साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना बिस्तर बोरिया पैक करेंगे और अमेरिका वापस चले जाएंगे, उनका क्या, पाकिस्तान में उनका कुछ देखें ना हफीज शेख साहब और आईएमएफ, उनका कुछ ना कुछ तो है आपस में, जी आईएमएफ तो वापस चले जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे, चले और पाकिस्तान को हमारा स्टेट बैंक जो आईएमएफ के हवाले करके, ताकि उधर बाहर जाके वो भी बैठ जाएंगे, और फिर वो तो रजा बाकिर साहब तो भी है ना, रजा बाकिर साहब तो आए हुए हैं, मिस्र से आए हुए हैं, आपको पता है, वो तो भी हैं पाकिस्तान में। सर बहरहाल ये है कि स्टेट बैंक जो है इसको बहुत हमारी हुकूमत कमजोरी है, ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इस पे डिपेंड करता है पूरा मुल्क, इस पे पूरा मुल्क एक सिस्टम में चल रहा है। अगर जो मतलब सिस्टम को देने का मतलब ये है गिरवी रखने का कि दूसरे बार से आके हमारे को मसलत हो जाएंगे, और जो हमारे घर की प्राइवेसी है, जो सारा कुछ ऐसा अगर उसके ऊपर वो बैठ के नजर रखेंगे, और ये सर सिर्फ हुकूमत की कमजोरी है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अल्लाह वारिस सब नहीं, अल्लाह तो बिल्कुल वारिस है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि अपने ऊंट और हथियार बांध के तैयार करके रखो। अगर हम लोग खुद ही अपने पाकिस्तान के अंदर से एक भी बंदा ऐसा आगे नहीं ला सकते जो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की जगह आके बैठ जाए और आके काम करे, इतनी काबिलियत हमारे में नहीं है, तो फिर तो हमारे पे बाहर के लोग आकर तसल्लुत अपना कायम करेंगे, फिर तो कोई मसला नहीं है। सर वही बात है ना कि यहाँ पे अपने फैसले हम खुद कर ही नहीं सकते, हमारे इतने फैसले बाहर से होते हैं, रातों रात आपके जैसे हकदार साहब को मुसलत कर दिए जाते हैं ऊपर आके, कभी उनको शौकत दीदी साहब को लेके आते हैं, कभी हफीज शेख साहब को आते हैं, तो मतलब इसमें फैसले आपके ऊपर तो तैयार है ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम के लिए कोई फलाई काम नहीं करते? बिल्कुल सर, कोई काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम कर्जे नहीं लेंगे, अब कर्जे डबल हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अवाम को ख्वाब दिखाया, सुनहरे ख्वाब दिखाया, कोई बातें इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि हम वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम उसके बाद जो गवर्नर सारे खोल देंगे, अवाम के लिए खोल देंगे, सारा कुछ करेंगे, ख्वाब नहीं। और बनी को उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा भी नहीं, अब वो मतलब रैप बनी का आलम ही रह रहे हैं और पीएम हाउस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो यूनिवर्सिटी बन रही है, लोगों को ख्वाब दिखाएं, ख्वाब दिखा के एक आग दिखाई, उम्मीद दिखा के जब लोगों को अवाम के दिल तोड़ दिए उन्होंने सारों ने, तो फिर अवाम ने मायूस नहीं होना। लेकिन आईएमएफ से अवाम को, इनको हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अवाम को फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कोई बेहतरी नहीं आने वाली? सर नहीं, कोई बेहतरी नहीं आने वाली। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर सलीम साहब, आप क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, बड़े डीपली इन्वॉल्व हैं, आप कैसे देख रहे हैं सारा स्टेट बैंक का मामला और साथ साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की क्या वजह आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम।
मियाँ साहब ने भी, शामी साहब ने भी जो बात कही कि वादे पूरे नहीं हुए, ये तो हकीकत है, और आगे भी कुछ होने वाला नज़र नहीं आ रहा, ये भी हकीकत है। अब बात ये है कि स्टेट बैंक का जो मामला है, स्टेट बैंक की ये मूवमेंट शुरू हुई थी 2015 में, जो पॉलिसी अब तकमील की तरफ जा रही है। तो इसमें सिर्फ ये हुकूमत शामिल नहीं, पीछे के भी मामला हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? पिछली हुकूमत की आप ये कहना चाह रहे हैं? हम गलती किसी की भी नहीं कहेंगे, कुछ मामला होते हैं जिनकी वजह से स्टेप्स लिए जाते हैं। इसमें भी इल्ज़ाम सियासतदानों पे आ रहा है कि उनकी मुदाखलत की वजह से इदारे अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा अब इदारों को खुद मुख्तारी दी जाए। लेकिन बात ये कि किस किस इदारे को खुद मुख्तारी देंगे? हुकूमत का काम है, सारे इदारे हुकूमत के इदारे होते हैं, सारे इदारे, मुल्क का कोई भी इदारा हो, बड़ा छोटा, सब इदारे हुकूमत के इदारे होते हैं। हुकूमत का काम है कि सब इदारों को कंट्रोल करे, ट्रांसपेरेंसी रखे, उनको चलाए। इस वक्त तो कोई भी इदारा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आपने पूछा है सवाल कि जमात बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, जब ये सारे मामला आप देख रहे हैं कि अयूब खान के बाद से आज तक हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आई है। किसी भी दौर में हमारी करेंसी ना स्टेबल हुई ना बेहतर हुई। हम मुसलसल जवाल की तरफ जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, हुकूमतें बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, अब मजीद चेहरे बदल रहे हैं। चेहरे बदलने से निजाम नहीं बदला करते। तो जब तक तरक्की तो हुई है, मोटरवे बनी है हमारे यहाँ, ऑरेंज ट्रेन बनी है हमारे यहाँ, मेट्रो बनी है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते दुनिया के मुताबिक जिस आज तक दुनिया में हो रहा है वो तो तरक्की हमारे यहाँ भी हुई है। देखिए, तरक्की इसको नहीं कहते कि आप बड़े बड़े पुल बना दें, बिल्डिंग्स बना दें, मोटरवे बना दें, ठीक है, ये सहूलतें हैं, होनी चाहिए, ये इसमें वो नहीं। लेकिन तरक्की इसको कहते हैं कि कौम का हर फर्द तालीम याफ्ता हो। तरक्की इसको कहते हैं कौम का हर फर्द हुनरमंद हो। आपके पड़ोसी मुल्कों में है ना, चाइना में है ना, बाकी मुल्कों में भी तालीम 100% है। आपकी इंडस्ट्री घर घर लगे, रोजगार हर एक को मिले। अगर ना दे सके तो हुकूमत उसको फिर रोजीना दे, यानी बेरोजगारी अलाउंस दे। ये खुशहाली होनी चाहिए कि आपके यहाँ, आपका तो इस्लामी मुल्क है, हमारा ये इस्लामी मुल्क है, तो इसमें ज़कात और उशर का निज़ाम आना चाहिए, और ऐसा निज़ाम हो मईशत का कि ज़कात लेने वाला ना मिले। तो इस तरह से हमारी कौम तरक्की करे। इलाज सबका फ्री होना चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, तालीम, हुनर, रोज़गार, इलाज, और ताकि पॉसिबिलिटी हो सके तो फिर रिहाइश की बात आती है। ये तमाम बुनियादी सहूलतें हर शहरी को फ्री मिलनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरत के मुताबिक बिजली, पानी, गैस भी फ्री मिलना चाहिए। बुनियादी ज़रूरत कह रहा हूँ मैं, अयाशी के लिए नहीं। तो ये बुनियादी ज़रूरियात अगर किसी भी हुकूमत ने अवाम के लिए अरेंज की कि हर फर्द को बुनियादी ज़रूरत के मुताबिक सहूलतें मिल रही हैं और उसे काम करने के, अपने जोर दिखाने के मौके मुयसर हैं, तो फिर तो निज़ाम ठीक है। और नहीं है तो फिर हमें अफराद को नहीं बदलना, चेहरे नहीं बदलने, हमें निज़ाम को बदलना है। और निज़ाम बदलने पार्टी का नाम क्या रखा है? जी, निज़ाम बदलने के लिए नई जमात की ज़रूरत पड़ी, और हमारी पार्टी का नाम है जी पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल। पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल, जी, जिसका मंशूर है कलमे की ज़मीन, कलमे का निज़ाम। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कलमे का निज़ाम क्या है। कलमे का निज़ाम है तालीम 100% हो, हुनर 100% हो, रोजगार 100% हो, और जिसको रोजगार हुकूमत ना दे सके, ये रियासत की जिम्मेदारी है, तो फिर बेरोजगारी अलाउंस दे, ज़राअत हमारी टॉप पे जाए, इलाज सबका फ्री हो। तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी रियासत के जिम्मे होती हैं, अवाम को मिले, और अवाम में ये फिक्र ना रहे रोटी का, और वो अपने जौहर दिखा सकें। हमारे इदारे, हमारे अफसरान, हमारे बाकी वर्कर्स, गवर्नमेंट मुलाजमीन, दूसरे भी, वो सब क्यों रिश्वत के चक्कर में पड़े हुए हैं? बुनियादी ज़रूरियात से फिर आगे वो जब एक बारी वो चल पड़ते हैं तो फिर अयाशी तक भी चल जाते हैं। इसके लिए आपने कोई ना कोई यकीनन मैनिफेस्टो बनाया होगा ये सारे टारगेट्स अचीव करने के लिए, या फिर आप भी उसी तरह सब भाग दिखा रहे हैं जैसे पहले सब भाग? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो एक ही है, कलमे की ज़मीन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान बना कलमे के नाम पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारा निज़ाम एक ही है, वही आएगा तो बात बनेगी। लिहाजा कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम मैनिफेस्टो है। और इसके लिए ब्रेक के ऊपर जाना है, मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। दो चीजों के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। एक, हमने क्योंकि पहले खास के अंदर स्टेट बैंक के ऊपर बात की, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा अभी थोड़ी सी। और क्या पीडीएम का मुस्तकबिल हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के अंदर दोबारा से इंतशार टूट पड़ चुकी है।
पीपल्स पार्टी ने अपनी राय कुछ अलग सी की हुई थी, आपको नजर आया जिधर फैसले हो रहे थे उसमें पीपल्स पार्टी अभी तक शामिल नहीं हो पा रही। ये तमाम चीजों पर भी जरा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक का मामला है क्या। ये स्टेट बैंक का मामला इस तरीके से है कि दुनिया के अंदर तमाम सेंट्रल बैंक्स, इनकी एक रेटिंग बनाई जाती है। रेटिंग का मतलब ये होता है कि जिसकी अच्छी रेटिंग होगी, जिस सेंट्रल बैंक की जिस मुल्क के अंदर, उसके साथ बाकी ममालिक तजारत करेंगे, तजारत भी करेंगे, इमदाद भी देंगे और आपस में कारोबार भी करेंगे। जैसे जैसे उस सेंट्रल बैंक की रेटिंग कम होती चली जाती है, उसके साथ कोई मुल्क तजारत नहीं करता, काम नहीं करता। रेटिंग डिपेंड करती है कि आप अपने सेंट्रल बैंक से कितने पैसे उधार ले रहे हैं, यानी कि बोरो कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हुकूमतों ने अपने सेंट्रल बैंक से अलाउ 60% होता है, हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक से हमने 100% और कई दफा 100% से भी ऊपर ले गए। अपने ही सेंट्रल बैंक से हमने बोरोइंग की। ये बोरोइंग करके हमने अपना हुकूमत को चलाया, हुकूमत का कारवां चलाया, डेली के मामला चलाए। जब सेंट्रल बैंक से हमने इतनी ज्यादा बोरोइंग कर ली, आज क्योंकि एक नया दौर है, दुनिया सारी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो उस जगह पे वर्ल्ड बैंक स्टेप्ड इन। वर्ल्ड बैंक ने आपके पास दो ऑप्शन रखी थी, या आप बैंकरप्ट हो जाइए क्योंकि आपने इतनी बोरिंग कर ली अपने सेंट्रल बैंक के पास अब और पैसे देने को नहीं है आपकी हुकूमत के लिए, या फिर आप अपने स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दें, यानी कि खुद मुख्तार कर दें, किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आएगा, अपने फैसले खुद ब खुद किया करेगा। लिहाजा अब स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया गया। यही एक चीज है जिसके लिए कोशिश की जा रही है। ये अगर बिल असेंबली से पास नहीं होता तो ये कोशिश करेंगे कि फिर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान की तरफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको एक इशू कर दिया जाएगा और फिर उसको कोशिश की जाएगी दोबारा से असेंबली से अप्रूव किया जाए। मामलात कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी सियासी हुकूमत हो, ये हो नहीं सकता कि वो सियासी हुकूमत इस मुल्क की गद्दार होना शुरू हो जाए। ये हो नहीं सकता कि हमारी जितनी जुडिशरी है सारी की सारी गद्दार होना शुरू हो जाए। ये हो नहीं सकता कि हमारी फौज गद्दार होना शुरू हो जाए। लिहाजा बिल्कुल तसल्ली रखिए, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान IMF के हवाले कर दिया जाए या वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया जाए। कोशिश ये मामला को ठीक किया जाए, इसको ऑटोनमस किया जाए, खुद मुख्तार किया जाए, ताकि स्टेट बैंक अपने फैसले खुद कर सके। अब चलते हैं दूसरे मामले की तरफ, यानी कि पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का क्या मामला है, जानने की कोशिश करते हैं। मियां तारिक साहब, आपकी तरफ से रहूंगा, पीडीएम का मामला क्या है? आपके साथ पीपल्स पार्टी क्यों नहीं इस तरह चलना चाह रही जिस तरह बाकी जमातें चल रही हैं? मैं पहले आपने जो पहले हमारा बहुत बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान का, जो मेरे सामने रखा, मेरे साथियों के सामने रखा, मैं उसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहता हूँ। उसमें ये सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी, किसी ने जुर्रत की थी कि कश्मीर को शामिल करने की, कश्मीर के ऊपर लेजिस्लेशन करने की। आज दूसरा मौका आया। आज स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद असेंबली होते हुए ऑर्डिनेंस, ये मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को हम समझते महफूज हाथों में। जब पार्लियामेंट बैठी हुई हो, इजलास हो रहा हो, अपने सारे मामला जो ये चाहते हैं बिल लेके आ रहे हो, तो क्यों नहीं ये बिल पेश करके इन्होंने असेंबली में इसके ऊपर बहस। सर ये ऑर्डिनेंस 3 माह के लिए होगा, इसके बाद ये असेंबली में आएगा। जब तक असेंबली अप्रूव नहीं करेगी ये कानून नहीं बन सकेगा। साहब प्लीज, अगर असेंबली रिजेक्ट करती नहीं बनेगा कानून। मेरी बात सुने प्लीज। मैं आपको ये बताऊं कि जब असेंबली मौजूद हो, इजलास हो रहे हूं, तो इसका मतलब है, ऑर्डिनेंस का मतलब है डाका और अपनी मन मर्जी और मजबूरी, ये कहे इसमें। जब असेंबली में पेश किया जाए, अगर सारी असेंबली उसको यस कर दे तो ठीक है, जो होता है हो, उसकी तो जिम्मेदार होगी सारी कौम। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं, मेरी बात जरा गौर से सुन ले, ये बड़ा जुल्म है कि आज वो प्रेसिडेंट जो डेंटल सर्जन है, यही तो मुसीबत है कि काबल लोगों को डॉक्टर है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप डेंटल डॉक्टर हो। आज देखें, आज बदकिस्मती ये रही है कि इस मुल्क को चलाने वाले ना तजर्बाकार वो लोग जो उन्होंने रेफरेंस एक जज के खिलाफ भेजा है, वो वहां पर क्या हो रहा है आप देखिए। इक्तदार भी होता है, अख्तियारात भी होते हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा, अख्तियारात का इस्तेमाल कंट्रोल करना है, और अगर ये लेजिस्लेशन करने में फेल हो गए तो फिर असेंबली डिसॉल्व करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। इससे बड़ी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, स्पीकर बैठा हो, सेनेट बैठा हो, ये कहते हैं सेनेट का चेयरमैन हमारा बन गया, एतमाद का वोट नहीं आना चाहिए। और मैं भी एग्री करता हूं कि असेंबली में पेश हो और सेनेट में अप्रूव और उसके बाद कानून बना। अब मैं जो आपका सवाल है इसके ऊपर जी, आपका सवाल ये है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है।
देखिए, मैं शेख साहब हमेशा आपके साथ बैठता रहता हूँ और बात करता हूँ। पीडीएम एक अपोजिशन का इत्तेहाद है। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ उस वक्त जाती है जब मुल्की हालात खराब हो, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। आज अब देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, किस बंदे को बनते उसको बिठाया जाता है जो इनकी मर्जी है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी सिचुएशन। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त ठीक होगा जब आप एक आईजी लगाएंगे, उसको कहेंगे आप जिम्मेदार हैं कल तक। जैसे आज इसका मतलब है आज तो हमारा स्टेट बैंक नहीं हम चला सके, कल हम पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं चला सके, ये भी IMF की तरह किसी और को दे दी जाएगी। ये तो इसका ये मतलब है 6 आईजी बदले हैं, लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन खराब है। वो जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ ये है कि इस वक्त इस सूबे में आज जिले में अपनी अपनी हुकूमत चल रही है और जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने कह रहे हैं हर जिले में हुकूमत चल रही है। मैं कहता हूँ आप गुजरात को देख लें, पिंडी को देख लें, वहां किसकी मानी जाती है, इसको लगा दें, इसको उखाड़ दें। कमिश्नर कौन बदलता है? यहाँ तो बिल्कुल इस बेचारे के बेबस के पास तो कुछ भी नहीं। अब सवाल आगे आता है, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं, जो भी अपोजिशन का इत्तेहाद होता है इसमें जिनके पास मेंबर की ज्यादा तादाद होती है उनके सामने भी ये मुल्क होना चाहिए। सर, उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपना बना लिया, 30 वोट उस खामोशी से ले गए, आपको बताया था शेख साहब पीछे आपके पास मेरे से आपको एक पार्लियामेंटेरियन की बातें सुनने को मिलेंगी। मेरे से आपको कोई जो इस तरह की हरकत करे मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, एक तरफ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कुछ लोगों के ऊपर। वो हैरानगी की बात ये है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, एक इस नेशनल असेंबली में स्पीकर रहा, और स्पीकर रहने के बाद, ये मेरी जाती राय है, मैं अपनी पार्टी का नुक्ता नजर नहीं बयान कर रहा, उसके बाद उसने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और जब स्पीच आई हम भी इसमें कि जी हमारे 7 वोट रिजेक्ट किए गए और यकदम ही ये कुछ हो गया। इसके ऊपर मैं भी कुछ कह सकता हूं, इसके ऊपर सारी दुनिया कुछ कह सकती है। जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने इलेक्शन को कंटेस्ट करें। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा जाके तरीके अदम एतमाद पेश करें, और ये इकट्ठे रहते तो तरीके अदम एतमाद पेश करके उसे हटाते। आज जो कुछ इन्होंने किया है, अगर इस तरह के काम करने हैं तो लोग देख रहे हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि जितनी हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ है वो सूबे में है, मरकज में है, वो सेनेट में है। हम उसी तरह हम इस पीडीएम को भी मजबूत करना चाहते हैं और पीडीएम से हमें कुछ नहीं लेना। सिर्फ पीडीएम के साथ हमारा यही है कि हम सब मिलके इस मुल्क में एक नया मैंडेट आए। अगर नया मैंडेट आएगा, जैसे वो बैठे हैं, नई जमातों वाले भी आएंगे और भी लोग आएंगे और ये मुल्क चलाने में नाकाम हो गए हैं। और मैं आपको आखिरी बात बताता चलूं, देखें आपने बड़ी अच्छी बातें की। आज अगर हम एटमी ताकत हैं तो इसका मतलब है जिस वक्त हमारा स्टेट बैंक किसी और के पास होगा, वो कल को कहेंगे कि लो जी आप अब हमारी ये मर्जी पूरी करो। तो इसका मतलब है कि आप हमारा एटमी जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर भी वो क्या करेंगे? फिर आप फौज के बजट को भी कट कर देंगे। मैं कहता हूं जो कुछ वो कर रहे हैं, असल वो जा इस तरह रही है। मैं आपको बता दूं, ये मुल्क के साथ साजिश हो रही है और साजिश के तौर पर इसको लाया गया है। अल्लाह ताला हमें पूरी कौम को, आज वक्त है कि हम खुददारों की तरह उठ जाएं। जो गलत कर रहा है, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है, हम सारे उसके खिलाफ, ताकि आएगा कोई जरूरत ना करे कि पाकिस्तान के साथ असेंबली बैठे हुए ऑर्डिनेंस ले आए और अपनी मर्जी करे, छोड़ दे कौम के ऊपर। जो करते हैं वो फैसला करें। देखते हैं सर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया इनके साथ, क्या किया है? देखा ना, लगता है पीडीएम की समझेंगे, लगता है कि कहानी खत्म ही समझे, क्योंकि हर यहाँ पे ज्यादती नहीं की पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों के साथ। बिल्कुल देखा ना, एक तरफ पहले तो पीपल्स पार्टी यहाँ तो आप इजाद ना करें, बिल्कुल खुले आप ओपन बताएंगे। देखा ना कि कैसा इतिहाद है। पीडीएम बना, उसमें हर एक इतिहाद बना हुआ था IGI किसी जमाने में, उसमें हर जमात ने जो है वो IGI के प्लेटफॉर्म पे थी और हर जमात की शनाख्त खत्म हो गई थी। लेकिन पीडीएम में जो है जब आपका इतिहाद भी चल रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग अपनी जगह पे कायम है, JU अपनी जगह पे कायम है। हर जमात अपनी शनाख्त भी शो कर रही है, अपने मुफादात भी पूरे कर रही है और पीडीएम को उसको नाम भी पीडीएम का दे रही है। असल तो पीडीएम के साथ देखें, दुलारी साहब ने पीडीएम पहले भी उनको जब कह रहे थे इस्तीफे देंगे तो जनाब दुलारी साहब ने उनको उस वक्त भी उनकी राह में रुकावट बने, इस्तीफे नहीं दिए उन्होंने।
असेंबलियों से, और ना वो कैसे एक दूसरे को कैसे हम अपोजिशन सर, उन्होंने मार्च भी नहीं करने दिया था। लॉन्ग मार्च की बात करेंगे। वही बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का भी लारा लगाते रहे। ये असल में पीडीएम जिस वक्त उन्होंने एक अपना बनाया तो खेल है, इस्तीफा लॉन्ग मार्च में धमकी दे के गवर्नमेंट के साथ अवाम के साथ खेल रहे थे, लेकिन जनाब दारी साहब ने उनकी पूरी उम्मीदों में पानी फेर दिया। और जैसा कि उन्होंने पहले तो गिलानी साहब को उन्होंने मेंबर बनवाया, उसमें भी उन्होंने गेम की, फिर उसके बाद जब संजानी साहब का इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, उसमें भी जरदारी साहब पे उन्होंने गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने के लिए जोर नहीं लगाया। और इसलिए जोर नहीं लगाया कि उन्होंने अब देखा उनका मकसद ही कुछ और था। उनका मकसद ही कुछ और था। उन्होंने बार बार चेयरमैन अपोजिशन लीडर गिलानी साहब को बार ले, हालांकि पीडीएम भी कह रही थी और मौलाना फजल रहमान साहब भी और सारी जमातें कह रही थी कि नून लीग का हक है, लेकिन नून लीग के पास 25 मेंबर थे और गिलानी साहब के पास 30 मेंबर वो लेके पहुंच गए, उनका नोटिफिकेशन भी रातों रात जारी हो गया। और ये इस्तेमाल देखे ना, गिलानी साहब ने अपनी हमेशा की तरह उन्होंने अपने वो एक गेम की और एक नारा भी लगाया, गिलानी साहब पे बारी छुपा के रखे और आखिरी वक्त तक शो नहीं पता शो गया। और जैसे मरियम बीबी ने कहा है गिलानी साहब पे बारी और एक लकीर खींचेगी, है तो ये हमेशा मतलब एक लकीर बन गया कि गिलानी साहब ने हमेशा वो एंड टाइम पे अपना वो गेम खेल देते हैं और वो गिलानी साहब को बनवा दिया। पीडीएम भी जो है, अब अगर पीडीएम एक दूसरे तरफ बिलावल साहब कह रहे हैं आप नून लीग के दोस्तों मुझे आप पानी पी लें, सबर करें, हौसला करें, तो कितना सबर करें? या तो मतलब चूहे बिल्ली वाला खेल ना, या तो ओपन कह दें जी कि ठीक है हम पीडीएम से साइड में, उन्होंने मुफाल लेना, अपना इस्तेमाल करना, सारा करना। एक तरफ वो कहते हैं जी कि ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं जी कि आपको लगता है अभी भी पीपल्स पार्टी लटका रही है इनको? हाँ जी सर, लटका रही है, तो उनका अपना मकसद पूरा हो गया। जरदारी साहब का जी गिलानी साहब को, इनके अलावा इस वक्त बंदा कोई नहीं था। और लास्ट टाइम मतलब बनना गिलानी साहब ने अपोजिशन लीडर था सेनेट में, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और उनके एक अपना रख रखाव भी रहा है। और इसके अलावा लेकिन वो हाथ कर रहे हैं, जरदारी साहब ने हाथ कर दिया। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं सर ये सारा मामला, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल मामला है पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, मैंने पाकिस्तान में कोई इत्तेहाद आज तक कामयाबी से चलता हुआ नहीं देखा। अब इस इत्तेहाद में जो रोल है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है। अगर आज ये कामयाब हो जाते हैं मुहिम में और हुकूमत गिरा देते हैं और दोबारा इलेक्शन भी होता है, तो तब भी पीपी के पास तो एक ही सूबा आएगा, तो उसके पास तो ऑलरेडी हुकूमत है, वो अपनी उस हुकूमत को शामी सर ने, जो कि तज्जियाकार हैं। इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलीम राव। हाँ जी, तो मैं सर फैसल मजीद शामी सर को मैं अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर कैसे हैं? सर बेसिकली गुफ्तगू चल रही थी कोरोना के हवाले से कि कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर कैसा खौफ फैला रखा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले देखें जी, कोरोना जो है वो ऐसा एक मसला बन चुका है कि समझने का मसला कश्मीर से भी ज्यादा एक गंभीर मसला बन चुका है, जिसने पूरी दुनिया में निज़ाम जिंदगी मखरूज करके रख दी है। और देखें कि 1 साल हो गया, मतलब पिछले लास्ट ईयर मार्च में तकरीबन फरवरी मार्च में इसका स्टार्ट हुआ था और आज फिर 1 साल गुजरने के बाद मार्च आ गया। तो इसमें कितनी देखें ना, इसके नुकसान देखें, कितनी जिंदगियां इसमें निकल गई, मतलब कितनी हलाकतें हुई, अल्लाह माफ करे, तौबा सफवार, कितना जुल्म हुआ है दुनिया में। निज़ाम जिंदगी पूरा मफलूज होकर रह गया। और हम लोग कोरोना जो है उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हर जगह अखबारात में भी और हर जगह पे कहा जाता है कोरोना एक, इससे आप एहतियात करें, क्योंकि कोरोना देखें, कोरोना एक मर्द ऐसा मर्द है कि जो कुदरत ने नहीं बनाया, इंसानी तौर पे मतलब बनाया गया, एक साजिश है पूरी दुनिया भर के खिलाफ। और इसका सिर्फ इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ इसका एहतियात आप करें कि मतलब सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, घरों से बाहर ना निकलें और मतलब मार्केट्स में ना जाएं, ज़्यादा रश वाली जगह पे ना जाएं, बिला वजह सफ़र ना करें। लेकिन आप देखिए ना, बाहर जाके देखेंगे इस वक्त लगता ही नहीं है आपको कोई कोरोना की सूरत हाल है। पूरी दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन लगता है वहाँ पे आपका पूरा एक डिसिप्लिन हुकूमत की तरफ से उन पर जुर्माना ऐड किया जाता है। बल्कि मैंने लास्ट टाइम दोस्त वगैरह से बाहर से ऐसा उन्होंने बताया था कि $5,000 आपका डॉलर जो है वो घर से निकलने से आप सफ़र करने पर जुर्माना है अगर आप बगैर बताए चले जाएं। और यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे कानून तो बनाते हैं लेकिन कानून के ऊपर कोई आपका अमल दखल नहीं, उसका आप अमल दरामद नहीं करवा सकते। आवाम को बाहर जाके देखें कि मतलब आवाम किस तरह से फिर रही है, किसी को आवाम को कोई फिक्र नहीं है कि, लेकिन जब खबर लगती है
हमारे रोज अस्पताल देख लें, उसमें आए रोज खबरें लग गई कि बेशुमार लोग रोज कोरोना के शिकार होकर हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, अस्पताल में जगह भर गई, मतलब ये डॉक्टर इलाज जो कर रहे हैं उन वो भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और फिर दूसरा हमारा सदर साहब जो है उनको भी खबर आई थी कि कोरोना हो चुका है, वो भी एहतियात। फिर इमरान खान साहब को भी कोरोना हुआ, उन्होंने कहा परवेज खट्टर को भी हो चुका है। हाँ जी, परवेज खट्टर साहब को भी है। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मुझे 2 लहरों में इसके एहतियात की है मैंने, लेकिन तीसरी उसमें जब सेनेट का इलेक्शन हुआ है तो उन्होंने उसमें एहतियात नहीं कर सके, तो उस वजह से कोरोना का शिकार हो गए। तो सिर्फ ये इसका यही है बेहतरीन हाल है इसका कोरोना का, ये आप सिर्फ एहतियात करें, इसके अलावा बाकी अल्लाह पाक से दुआ। मैंने आपसे सवाल किया था मियां तारिक महमूद साहब के शहबाज शरीफ साहब ने जो दरखास्त दायर की है कि मुझे सेहत की बुनियाद पे मुझे मिले रिलीफ दें, मुझे भी यानी जमानत पे रिहाई मिल जाए, आप कैसे देखती हैं कि कोरोना वायरस की वजह से वो कह रही हैं वो सच में बीमार हैं और इससे बेस पे उन्हें क्या मिल जानी चाहिए रिलीफ जो वो चाह रहे हैं? बड़ा हैरान हूँ जी। मैं ये आपको सिर्फ बताता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मेरा बड़े मियाँ साहब से तल्लक है, उस वक्त मैं MP था उनके साथ। जी जी। जब मियाँ शहबाज शरीफ अभी सियासत में नहीं आए जी। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ को करप्ट कहना है, ये सोचना तो चाहिए। अगर एक बंदे को हम आशियाना हाउसिंग में रख लेते हैं, आशियाना हाउसिंग क्या है? एक गरीब आदमी को थोड़े से पैसे गवर्नमेंट के लगा के किसी बेघर को घर की चाबी दे देना। कोई तड़प रहा हो मेरा घर नहीं है और वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को किसी मैसेज या किसी तरह अपनी बात पहुंचा दे और उसे वो घर की चाबी मिल जाए, वो कितना खुश होगा। आज वो दरवाजा बंद हो गया, सोचिए अगर किसी ने उसमें गड़बड़ की है तो उसका क्या होगा। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, आपको यकीन हो जाए। मैं यहाँ ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर मियाँ शहबाज शरीफ भी करप्ट है तो इसका मतलब है फिर ईमानदार पूरी दुनिया में जुड़ी। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ ने ये मेट्रो बस बनाई, इसके ऊपर क्या लागत आई, इसके ऊपर इस इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया। और जब पेशावर मेट्रो बस का मसला आया, हाई कोर्ट ने नैब को ये इंक्वायरी दी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके अभी तक स्टे लिया हुआ है। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ करप्ट है। वो 8 अरब में जो बननी थी वो किधर गई? आप देखिए, शहबाज शरीफ जितना ऑनेस्ट बंदा, वर्कर बंदा, जिसने मेहनत और कोशिश के साथ इस सूबे की खिदमत की है, आप यकीन जानिए हमने जो रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज की थी, जो बंदा रजिस्ट्री करवाता था, फर्क लेता था पटवारी थे, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में डाला और वो प्रोजेक्ट बड़े अरसे से पड़ा हुआ था। 2 साल में इन्होंने मुकम्मल करवाया। मैं भी उनके साथ था। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि क्या ऐसे प्राइम मिनिस्टर को ये बात जेब देती है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ झूठे केस बने वो जेल में हो और उसकी बीवी टेलीफोन के लिए तरस रही हो कि टेलीफोन पे मेरी बात करा दें, और उसके बाद ये हो ये जाएं कश्मीर की जंग लड़ने अमेरिका और उधर से बैठ के कहें मैं जाते ही जाके प्राइम मिनिस्टर का ICU करवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ की जेल में और तंग करूंगा। आप यकीन जानिए ये वो हुकूमत है, इसके ऊपर सदर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई शक नहीं कि रात को ये कहें हम हेलीकॉप्टर के ऊपर लेके जाएं और जेल में दिखाएं कि शहबाज शरीफ अंदर है या बाहर है। यहाँ तो ये सूरत ये इंसाफ नहीं है, ये मेरिट नहीं है, ये नैब नहीं है, ये तो एक जुल्म सितम किया जा रहा है। हमें खुद डराया जाता है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू है, आपको नहीं पता। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि यहाँ आपके सामने 2 मंसूबे हैं, लाहौर की मेट्रो बस, पेशावर की मेट्रो बस, आशियाना स्कीम, और जो ये बातें कर रहे हैं, मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, क्या कभी किसी ने ये डेवलपमेंट, ये CPEC, ये पाकिस्तान की इकानमी तरक्की करती हुई, ये पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर सर उठा के चलता हुआ, आज हमारा स्टेट बैंक भी गया, आज हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे हाथ से हमारा फाइनेंशियल प्रोग्राम भी जा रहा है। आज ये एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं सदर से जिसके तहत इन्होंने ये काम किया है, कल एक और ऑर्डिनेंस लाएंगे। नहीं तो उन्होंने तब्दीली भी तो कर दी ना, हफीज शेख को उनके ओहदे से भी फारिग कर दिया। क्या ये आप एक मंसूबाबंदी के तहत देख रहे हैं कि हमारा स्टेट ऑफ बैंक इसलिए कि हफीज शेख अपने इरादों में कामयाब हो गए या IMF की कोई शराइत थी? देखिए ये जो इसके पीछे भी कुछ है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना जी, आप सोचिए ये किसके लिए कर रहे हैं जी। आप देखें बड़े बड़े तज्जिया निगार 0 पॉइंट में जावेद चौधरी साहब कहते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शानदार हुकूमत है, इसलिए कि परफॉर्मेंस 0, डिलीवरी 0, अकल 0।
कुव्वत फैसला 0, मेरिट 0, यू टर्न में गोल्ड मेडल, हमाकतों में सुपरस्टार। देखिए तो ये फिर भी इस कहने सूरत की में क्या बात है करेगा? ना, जब वो भी इक़्तिदार मैं में थे, कहता तो हूँ हम जो कहते बहुत कुछ हैं, करने वाले दिखाएं। मैं कहता सबको हूँ, चांस मिला, मेरी बात सुने, किया क्या? आज खुदा खास्ता हमारी हुकूमत होती, जी हमारी हुकूमत में एक वायरस आया था, आपको पता है किस तरह मुकाबला किया था? जी। सुबह 4 बजे डेंगू वायरस आपकी डेंगू हुकूमत में वायरस। हमने देखा, मेरी- आपको बड़े इक़दाम किए। मेरी बात सुने, इस तरह नहीं, सुबह सुबह तक आए ना जरा जी, जी, आराम से। जी, जी। मेरी बात सुने जरा। अभी तो मैं नहीं, और देखें, तफसील लेना ये चाहूंगी। जो अभी डेंगी, देखिए। जिस तरह डेंगी के ऊपर देखना ये है कि जी। सबसे पहले हम सुबह सवेरे दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़े, हाँ, पाकिस्तान में इंसाफ वाले हुक्मरान हों, जी पाकिस्तान की अदालतों को अल्लाह ताला तौफीक दे, इंसाफ करे। जी। ऐ अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम हकीकत की तरफ आए, जो सच्चा है उसका साथ दें, बिल्कुल जो सही है उसका साथ दें, जो ज्यादती और जुल्म के ऊपर तुला हुआ है हम उसे किसी तौर पे बर्दाश्त ना नहीं करें। करते, बिल्कुल इसके साथ मैं थोड़ा सा आता जी। हूँ आपके सामने, मैं 2-3 मंसूबे रखे हैं। जी जी आज देखिए सी पैक की दर्जा, जी जो पाकिस्तान की एक नजरें लगी हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी कौम को रोजगार मिलना था, जी इनसे पूछे सिर्फ कि आपने 200 अरब डॉलर बाहर से लाने थे और IMF के मुंह पे मारने थे, वो किधर है? जी ये इन लोगों को सिर्फ जेल में रखने का प्रोग्राम है। और जो बातें इन्होंने की, एक भी सच्ची बता दें जो इन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हमजा साहब ने जेल में हवालाती होने के नाते उन्होंने वहां पे कोरोना का मुकाबला किया, और जो हरकत इस इमरान खान ने किया इसकी मुजम्मत लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, उस वक्त हमजा शहबाज साहब भी अदालत के हुक्म पे गाड़ी में नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? वो उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की थी। आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग बिल्कुल साफ शफाफ हैं सर। आप लोग भी लूप होल छोड़ते नहीं, आपको जरा समझ नहीं जी आई। नहीं, आप ये मैं देखिए आपको ना, आप थोड़ी जैसे कि उन्होंने अदालत मेरी के हुक्म ना नहीं कैसे नहीं, खिलाफ वर्जी मैं कर आपको सकते हैं? सिर्फ ये कहता हूँ जी। कि ये जितने लोग आते हैं अदालतों में, मैं आपसे पूछता हूँ बख्तर खान उन्हें तो बुलाया गया ना, हुक्म उन्हें में बुलाया गया नहीं, अदालत के- सवाल सिर्फ ये है कि किसी बंदे को मजीद दलील करने के लिए देखिए आप एक देखिए मेरी बात सुने, बहुत जरूरी है। अगर बख्तर गाड़ी में आएंगे तो वो महफूज भी रहेंगे। मैं आपको सिर्फ जी। ये बताता हूँ कि जी। बख्तर बंद गाड़ी का मतलब ये है कि ये बंदा साइड भी ना ले सके। हाँ जी, बख्तर प्लाट बंद और के गाड़ी तो कोई आए नहीं आप ना आपके देखें, पास। कोई जी। आप कोई मर्डर का मसला है, जी। वो जो जिसको सजा होती है उसको जी। एक छोटे से कमरे में रखते हैं, ये तो सजा दे रहे हैं। और मेरा जो सवाल है सिर्फ ये देखें, आपके सामने एक मेट्रो बस लाहौर में बनी, एक पेशावर में बनी, ठीक हो गया। और पेशावर का हाई कोर्ट ने नैब को कहा इसकी इंक्वायरी जी। करे, अभी तक वो नहीं चली, जी। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत देगी, ये जाके स्टे ले लिया। जी आज देखें, ये अगर इख्तिलाफ इनकी सबको से है, आप सबको है, पाकिस्तान की आप सब नहीं, है। मेरी बताएं, मेरी जी। बात सुनिए, अगर फॉरेन फंडिंग की केस आता है जी। तो ये उसकी नकलें नहीं देते। कल उसकी बात सुन रहे थे जिसने फॉरेन फंडिंग का केस किया हुआ है। सर मैं ना हमें क्वेश्चन आज पूछना है एक- हमें सिर्फ ये करना सर चाहिए, जी। हमें सुबह सुबह का टाइम है, खुदा नहीं, को नहीं, खौफ ठीक है, करना आपने चाहिए। तो मौके पर और भी दिया है। अब बाबा एक मैं मिनट। मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। ठीक है, ठीक है। शहबाज शरीफ के बारे में और मैं नैब के बारे में आपको बता दूं, जी जी इन्हें उस तरह का जो इमरान खान की बातें थी, ये इस तरह की इन्होंने करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए इंसाफ। ठीक है। आज देखें, वो डॉक्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने अपने रिश्तेदार को किस स्केल पे लगाया, इस वजीर आला में ने जो डायरेक्टर अपना उधर लगाया है मुल्तान में, वो किस तरह लगाया, इनके लोगों को कोई मेरिट नहीं, इन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब ने भी तब्दीलियां बहुत की हैं, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी और लुट मचा देंगे ये। पता क्या आपके ये नजदीक इसका मतलब है इस मुल्क को तबाह करके जाएंगे। इनका अपना इरादा कुछ हो रही है। नहीं क्या बनाते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत? क्या बना दिया उन्होंने? आज देखें IMF को, ये मेरी बात सुनने में आपकी बात नहीं, सर, अब मैं आपकी बात शामिल सुनूंगा, करना मेरी चाहती थोड़ी सी बात सुन ले। नहीं, नहीं, सर, ये आपकी इमरान बात खान वही है सुन जो ले। कहता है IMF से कर्जा नहीं लूंगा यही तो और मैं बात है खुदकशी ना, डाल आपकी लूंगा बस। इख्तिदार में आने के बाद चलो, मैं चलो जी, अब मैं शामिल मैं सर आपकी से बात सुनूंगा। नहीं, मैं फैसल मुझे शामिल सर से पूछना चाहूंगी। सर अभी आपने मियां तारिक महमूद सर की गुफ्तगू सुनी अबाउट शहबाज शरीफ के हवाले से कि वो बिल्कुल साफ हैं, इंसाफ परस्त हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इनकी तमाम बातों से एग्री करते हैं? क्या वो इतनी शफाफ है, इतनी इंसाफ परस्त हैं कि अदालत ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है? और एक और मेरा छोटा सा सवाल है, उन्होंने अदालत में ये कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सामने से सारी केसेस का फैसला
लेने भी आऊंगा, मैं अपनी पेशी पे भी आऊंगा, मैं हर काम करूंगा, मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे जमानत दी जाए। क्या आपको वाकई लगता है कि वो भी आएंगे? क्या वो नहीं चले जाएंगे आउट ऑफ यहाँ से सिटी से, हमारी कंट्री से चले नहीं जाएंगे? क्या हम उनकी बात पे एतबार कर सकते हैं जैसे हमने नवाज शरीफ साहब की बात पे एतबार किया? देखें जी, गलतियां तो सबसे होती हैं, हर कोई रिश्ता नहीं है, जी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जैसे बात की कि माशाल्लाह उनका एक रिकॉर्ड है और वो ऐसे दबंग अफसर हैं कि उनके खिलाफ मतलब कोई साबित बातें तो सारे करते हैं लेकिन उनके खिलाफ साबित कुछ भी नहीं हुआ। जी और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका एक हक है जमानत के लिए, जो कहते हैं मतलब क्यों एक अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, उनका एक नून लीग के पंजाब के सदर भी रहे हैं, जी तो उनका हक है कि और जो उनको एक सहूलियात मिलनी चाहिए जेल में हो या जहाँ भी हो, अदालत में जमानत मिलना, उसकी जमानत तो वैसे भी जी कानून में एक रास्ता है, कानूनी तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। सर मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे मियां तारिक मोहम्मद सर ने बताया मेट्रो ट्रेन के हवाले से, मेट्रो ऑरेंज मंसूबे के हवाले से, तो आप हाँ नहीं जी। देखते कि हम उसके तहत बिल्कुल, आज आप हमें देख- कोई इतना मुनाफा तो नहीं हुआ उसके नहीं जरिए? आप देखें ना, एक तो रोजगार के मौके पैदा हुए, क्योंकि रोजगार के मौके जो है जैसा भी कह रहे हैं उन्होंने बातें की है इस गवर्नमेंट ने कि हम रोजगार देंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि रोजगार दिया नहीं जाता, रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। मेट्रो बस बनी, मेट्रो ट्रेन बनी, उसके बाद मोटरवे बनी, रोजगार मिला, तामीर हुई, अभी भी देख लें मेट्रो बस में ड्राइवर चल रहे हैं, हजारों लाखों ड्राइवर चल रहे हैं, उनके रोजगार मिला, मनसूबा मुकम्मल हुआ। अब पेशावर में देख लें, पेशावर वाली बात के इस पे, एक तो जब नया नया पेशावर में मेट्रो बस बनी है तो उसके तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया, वो तीसरे दिन ही वो निकम्मी हो गई, नकारा होकर पड़ी है, उसके बाद से अभी तक वो सड़क पे आई नहीं। जी जो उसका मेन उनका रूट था उसमें जो बनाया उसमें नक्शे में ऐसी चलती हैं। और फिर शहबाज शरीफ वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हैं आपके पंजाब के जिला पंजाब में, जब ये मेट्रो बस लाहौर की बनी थी 11 महीने में उन्होंने मुकम्मल की थी, 11 महीने के अंदर। और वो ऐसे मतलब उनका था कि सर, ट्रेन लेकिन ऐसी ये थी तो कि बीच सुबह में सुबह थी 4 ना, बजे तो आपकी अब जो हुकूमत आई उन्होंने छुड़वाई है, ये तो थी हम किराए पे थे, हमारी तो थी नहीं है। चाइना तो के साथ आपने एग्रीमेंट था ना, जी, जब यही तो हमारा आदमी है कि इसके ऊपर एक उन्होंने मेट्रो छुड़वाई ट्रेन है को आपके। मेट्रो ट्रेन का इफ्ताह तो मियां शहबाज शरीफ साहब कर गए थे। जी उसके बाद जो हमारा आदमी है देखें कि हम एक चीज हमारा मनसूबा बनता है तो उसको हम उसमें ऐसी साजिश हुई थी सियासी तौर पे, ऐसा उसको रंग लगाते हैं कि वो बजाय फलने फूल लेंगे वो जी। दिन ब दिन जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। जी अच्छा सर, अपनी ना महंगाई की तरफ जरा एक नजर डालें, जब आप कुछ चीजें खरीदने जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब महंगाई पे देखें ना, सबसे पहले तो आज खबर लगी है यूटिलिटी स्टोर पे, जो आम के लिए सहूलत की कि जगह है। रमजान मुबारक की आमद से पहले आज खबर लगी कि 100% जो है चीजें यूटिलिटी स्टोर्स पे महंगी हो गई हैं। जी और अब माशाल्लाह आपकी बात की रमजान मुबारक का महीना आगे आने वाला है जी और पूरी दुनिया में कोई मौका ऐसा कोई त्यौहार है, कहीं भी दुनिया भर में त्यौहार आता है तो वहाँ पे माशाल्लाह से उनका सिस्टम ही कैसा वो अवाम के चीजें सस्ती करते जी। हैं। और यहाँ अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा करते हैं कि हम वो अवाम को डबल से डबल रेट का रहते हैं। अब अवाम तो पहले महंगाई की चक्की में पिस रही है, जी। आटा महंगा, अभी चीनी माफिया के खिलाफ भी शुगर इमरान खान साहब ने एक्शन भी लिया जी। शुगर मिलों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो देखें ना आज जी। बहुत सी मसाइल हैं। महंगाई, आप पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बाद अब बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर दी, पानी महंगी कर दिया, अब लोग जी अवाम जो बेचारी पानी भी खरीद के जी। पीना पड़ता। लेकिन इसी पर तो हफीज शेख को फारिग किया गया कि महंगाई पे इमरान खान साहब उनसे मुतमईन नहीं हुआ और अब हमाद अजहर को दे दिया ये सीट कि आप संभालें, उनके पास और भी जिम्मेदारी है। क्या एक ही वजीर उनका ये सारी जिम्मेदारियां संभाल जी, सकेगा? लेकिन देखना हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से जा रहा है, लेकिन असल में तो देखे ना वो सैंड कलेक्शन हार गए थे। जी अब जब मेंबर उनको बुलाने की कोशिश की गई, अब उसके बाद जब वो हार गए तो अपने तौर पे हो सकता है कि अंदर की बात ये उन्होंने खुद ही इस्तीफा इस्तीफा दे दे दिया, दिया हो और सकता है, उसको हम तो सियासत ऐसे कि हम उसको कहीं ना कहीं और रंग बेशुमार डालते हैं। जी नहीं तो सर ये देखिए ना कि अगर इमरान खान साहब की, हमने देखा इस तब्दीली सरकार में इनकी काबीना में बार बार तब्दीली हुई है, लेकिन आप जिसने बकौल मियां तारिक मोहम्मद सर के कि ये भी मेरिट की बेस पे एक दूसरे की सीटें जो है वो नहीं है, ये सिर्फ सिफारिश की बेस पे दे रहे हैं। तो ये नहीं कि अब हम ये कहें कि इमरान खान साहब की हुकूमत भी रिश्वत के बाजार के लिए अंदर जा रही है। बिल्कुल देखे ना, मतलब जो पहले नून लीग को मियां नवाज शरीफ साहब को वो लेके बनाते थे, वही एक दफा उन्होंने इमरान खान साहब को बना दिया। जी लेकिन अब इमरान खान साहब जो है वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। जी पहली बात, उनके पास अपनी टीम, उनकी अपनी टीम, जाती टीम कोई नहीं है, जी क्योंकि वो जहां भी जाते हैं मतलब पहले 100 हमारे ऐसे सियासतदान जो है गिनती चुनती गिने चुने 100 मतलब समझ लें कि वो जिस हुकूमत में जाने हैं वो ही हुकूमत बननी है। अब पीपल्स पार्टी में आएंगे जैसे, और फिर या वो काफ लीग में हो या नून लीग में हो। अब शेख साहब पहले नून लीग के साथ भी रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं, आगे इमरान खान साहब में मिल गए। इसी तरह फिरदौस आशिक साहबा थी, वो पीपल पार्टी के साथ थी। वो भी सारी मतलब सारी चीजें वही है। निजाम आप तब्दीली कैसे ला सकते हैं?
ठीक। तब्दीली तो ऐसी आती है कि आपने नया सिस्टम होता है, नए चेहरे होते हैं, नए। क्या वो लाना आसान है सर? देखिए अभी ये लोग जो सियासतदान में बैठे हैं, जितने भी अभी आपने नाम लिए, ये इनको काफी एक्सपीरियंस है। इमरान खान साहब कुछ कहते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस अब नहीं था कि मैं अब आऊं और इस तरीके से हुकूमत चलाऊं, यानी वो अपने आप को खुद भी एक्सपीरियंस लेस कहते नहीं, हैं। देखिए- तो अब उनके साथ जो ये वजीर हैं, अगर वो ये भी चेंज कर देंगे तो मुल्क का तो फिर दिवालिया निकल जाएगा। देखिए इमरान खान साहब को एक्सपीरियंस, 22 साल से अकेले जदोजहद कर रहे हैं। वो जदोजहद का तो उनको एक तजुर्बा जरूर है। उन्होंने मुशर्रफ गवर्नमेंट में रहे भी, उन्होंने बहुत सी हुकूमतों को देखा, अपोजिशन भी की। लास्ट टाइम मियां साहब की जब गवर्नमेंट थी तो दबा के उन्होंने अपोजिशन की, सारी उनकी नेवर जो धरने कंटेनर में बैठ के धरने देते रहे, उनको हुकूमत जम के करने नहीं दी। तजुर्बा तो बहुत है इमरान खान साहब को, लेकिन वो कुटपुतली और बेबस क्यों? उनकी अपनी कोई टीम हो तो वो कुछ कर सके, या फिर वो उनका गलती है कि वो अपने फैसले जो खुद नहीं ले सकते। जो बात फैसले लेते हैं वो रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं। वो यू टर्न, जैसे हम बात की, वो यू टर्न भी कर ले, यू टर्न पे कायम रहते हैं, वो अपनी बात पर टिकते हैं। अब आगे प्राइम मिनिस्टर है, उसका क्या मतलब? आप फिर आप कहते हैं आपने कीजिए, आप डिपेंड नहीं करते। आप देखें कोई अफसर आप रखते हैं, आप पहले आईजी साहब को रखते हैं या डीसी साहब रखें, को चीफ सेक्रेटरी बनाए, किसी ऑफिसर को आप रखते हैं, उसको आप बिठाते हैं कुर्सी पे, तो वही ऑफिसर आपके खिलाफ जरा सा एक फैसला दे दे तो आप उसको उठा के कुर्सी से परे मारते हैं। अब आप वो तरक्की कैसे कर सकते हैं? आपने कोई अफसर बनाया है, चलो इख्तलाफात अपनी जगह, नहीं उसको अवाम के लिए अगर भला कर रहा है, मतलब भलाई अवाम के, तो आप उसको चलने दें। अब आज फिर मिनिस्ट्रियां गवर्नमेंट चेंज हो रही है, मतलब तब्दीली है कि रुकनी नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमें सरकार जब से पाकिस्तान बना तब्दीली तो आई रही है, सदाबहार तब्दीली पे चल रहे हैं। पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान अल्लाह ताला कायम रखे तब्दीलियां, तो सदाबहार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं मियां तारिक महमूद जनाब से सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बिलावल साहब का एक क्या कहते हैं, उनका बयान सामने आया कि ये जो दरअसल में ये जो वजीर खजाना की बढ़तरफी है ना, ये पीडीएम की कामयाबी है। पीडीएम कहाँ गई? आप लोगों के दरमियान तो तजाद ही है, कभी मौलाना की तरफ से बयान आते हैं, कभी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, बिलावल साहब के भी हमने बयान देखे। क्या मतलब अब आप मुतहरिक होंगे भी कि नहीं, या फिर तजाद का शिकार हो चुकी है पीडीएम? बानू, बात की है, मैं आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आज भी किसी पाकिस्तानी को करप्शन, घर घर, गली गली, थाना, कचहरी, अदालतें, जिधर जिधर जाए बगैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा, तो ये आप माशाल्लाह आपने आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ आप माइक पकड़ें और एक चक्कर लगाएं इस सूबे का, तो आपको समझ आ जाएगी कि लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। और एक मेट्रो बस इसके भी लगाएं और एक जाके पेशावर वाली में भी लगाएं। आपको सही मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। जब तक हम पाकिस्तानी को पहले जंगलाबाद कहते थे, मैं कहता हूँ देखे ना, ये इतने घटिया लोग हैं। जो सबसे पहली बात है कि 18 वजीर वो जो पीपल पार्टी के पास थे, अगर मांगे तांगे की सवारियां लेके इन्होंने काम चलाना है तो फिर काम तो चल गया। अब देखें आपने किसी ने, कोई मियां नवाज शरीफ ने नारा तो नहीं लगाया, हमारा नारा था कि हम लोड शेडिंग को खत्म करेंगे। 2013 में हम आए, लोड शेडिंग है। आज तक अगर लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हम कर्जे ना देते, वो पावर प्लांट ना लगाते, आज अगर मेट्रो बस है तो मेट्रो बस का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ आपने पावर शेयरिंग करके आपने एक मंसूबा बना के लोगों को सहूलत दी है, तो उसी से पैसे निकाल के आपने देने ना। तमाम दुनिया के लोग जो कर्जा लेते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें किस्तें देते हैं, ट्रक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, फाइनेंस तो होती है। मैं आपसे सिर्फ ये आपकी विसादत से कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि 17 नारे थे इनके, उनमें से कोई पूरा हुआ? एक देखे, खुदकशी कर लूंगा मगर कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल बिजली गैस महंगी नहीं होगी, ये कहते थे ना। वो जो 126 दिन का धरना था, क्या कहते थे उसके ऊपर? पेट्रोल बिजली गैस महंगी नहीं करूंगा, मेट्रो नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स की एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आम माफी नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवार नहीं लूंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, साइकिल पे आया करूंगा। वजीर आजम हाउस से यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस से 10 लाइब्रेरियां बनेगी, बैरून मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट पे सफर करूंगा, हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे दफ्तर जाऊंगा, मुख्तसार काबीना रखूंगा। मुख्तसार है 60 बंद होगी। आप देखिए, जिस पर इल्जाम होगा उसको वजारत नहीं दूंगा, जो हल्का कहेगा। मैं आपसे मैं किसको तब्दील की? हफीज शेख इसकी एग्जांपल है। हफीज शेख भी है, इससे पहले अभी उन्होंने जब ये शेख रशीद
साहब के भी थी ना, वजीर रेलवे से उन्हें आजम सवाती को बना दी गई है। मेरी बात सुने ना, देखें बात ये है कि अब पाकिस्तान का वजीर दाखिला वो शेख रजीब जिसने रेलवे का भट्ठा बिठा दिया है, उसे तो चाहिए था घर भेजता। जितने एक्सीडेंट इसके दौर में हुए हैं और ये रेलवे का हाशिर हुआ है, इससे हिसाब नहीं मांगते, इसको नैब के आगे नहीं भेजते, इसके खिलाफ रिमांड नहीं लेते। आज देखिए जो आजम सवाती की आपने बात की है, यही लोग हैं, कभी इन्हें कपड़े पहनवा के टाई शाई लगा के दूसरी तरफ से ले आता है। इसकी इमरान हाँ ब्लैकमेलों के आगे चढ़ गया। आज देखिए तो ब्लैकमेल कौन कर रहा है? चलिए वो ब्लैकमेल चौधरी कर रहे हैं। इस हिसाब से पहले तो मुस्लिम लीग काफ का लीग। अच्छा समझिए, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब उनके मुताबिक अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें उनको आगे कैरी ऑन करवाएंगे। देखे जब उनके बाप उनके घर में बुलावल गया कि आपको वजीर आला बनाए तो कैसे पूछर मार रहे थे आगे, उन्होंने समझे शायद हम मान जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ जिसका नाम है वो लेगा तो अपने वोट की ताकत से लेगा। हमारे पास अक्सरियत होगी कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसी बैसाखियों वाली हुकूमत कभी नहीं बनाएंगे। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप जहां मुस्लिम लीग नून के हवाले से इतनी अच्छी मुस्बत बातें बता रहे हैं, वहीं पर आपको याद होगा इसी पार्टी को लेके चोर के नारे लगे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए उनके पास और चोर क्या तो था। चाहे चोर वो कभी मसला कुछ होता है। आपने वो चोरों की बात सुनी हुई है। एक गांव में चोरी हो, जो चोर थे ना उन्होंने कहा सारा पिंड जरा न्याय दे, तसल्ली दी। उन्होंने ना एक चादर 4 चोरों ने पकड़ ली और हर बंदे को कहने लगे कि नीचे से गुजरे और हलफ दे कि हमने चोरी नहीं की। सारा गांव गुजर गया। उन्होंने कहा चोरी किधर की? चोर तो है नहीं जिन्हें चादर चिपी हुई है। ये सुबह का टाइम है, वो चोर है, ये चोर है। मैंने आपके सामने देखे, मैंने आपके सामने सबूत रखा है। मैंने कहा आपके सामने मेट्रो बस पेशावर, आपके सामने मेट्रो बस लाहौर, आपके सामने आशियाना हाउसिंग स्कीम है। आप माइक पकड़ें, आप जाके हाउसिंग सोसाइटी में पूछे लोगों से आपको कैसे घर मिले। इसने 50 लाख घर देना था। अगले दिन ये इफ्तिताह करने गया तो जो घर बने हुए हैं ना, जो सोसाइटी बना हमने ये कानून पास किया था भाई साहब के दौर में कि लोगों को जो मजदूर हैं उनको उनके बाकायदा उनके फंड जमा होते हैं, उनमें से उनको हाउस घर बना के दिए जाएंगे। वो चाबियां दे रहे हैं हमारे दौर के बने हुए। इन्हें छोड़ दें। आप अल्लाह ताला से हम माफी मांगे और इनसे भी माफी मांगे कि खुदा के लिए इस मुल्क को छोड़ दें। आज देखें हमें सारी कौम को, मैं समझता हूँ सारी कौम को, जब स्टेट बैंक के ऊपर एक ऑर्डिनेंस आया और स्टेट बैंक के ऊपर लेजिस्लेशन शुरू होगी, आज हमारा स्टेट बैंक ही नहीं है, कल हमारा एटम बम नहीं होगा, कल हमारा कुछ और नहीं होगा। इसका मतलब है एयरपोर्ट देखें, आज हमारी पीआईए नहीं है। माने मेरी बात। तो ये कैसे शुरू हो गया? अचानक से नहीं हुआ ना, बज़ाहिरी तौर पे पीछे इसको देखें, ये पाकिस्तान के साथ साजिश है और इसको साजिश के तौर पे लाया गया है। और एक अच्छी चलती बनी हुकूमत जो आप मुझे बताएं, मैं आपको ले चलता हूँ अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी, गरीब आदमी, मैं आपको देखें जो खिदमत हमने की, मान जाए सुबह सच्ची बात मान जाए, खुदा के लिए मान जाए। और ये देखें, मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट को बिल्कुल बेल आउट करना चाहिए। जितनी देर उन्होंने रखा है ये बहुत बड़ी जाती है। और इसके बाद सवाल ये है कि मैं आइंदा भी ये बात आपकी वसाकत से करना चाहता हूँ। सुबह बात ये है कि चाहिए अगर किसी बंदे के खिलाफ केस कंक्रीट किस्म के सबूत होने के बाद उसे अरेस्ट देखें। लोगों को बुलाते हैं और ये सिर्फ हरासा करके तो हमारी हुकूमत चलाना चाहते हैं, आप चुप करते हैं। आज देखिए अगर मीडिया वाला कोई टीवी स्टेशन इनके खिलाफ बात करता है, सच्ची बात करता है, तो उसके खिलाफ ये हो जाते हैं। ये चाहते हैं सारी कौम चुप हो जाए, अपोजिशन जेलों में बंद हो जाए और फिर ओके किस तरह कहते गलियां हो जाए सुदियां ते फिरते रहने। अल्लाह ताला बेहतर करे, ये का काम इसी तरह ही खत्म हो। सर इसी पे मैं ना नाज़रीन को अपनी बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मियां तारिक में मुफ्ती गुफ्तगू हमने सुनी, इसी तरह मैं आपको छोटा सा ये आम एक किस्सा अली बाबा 40 रोड जब नून परवान शरीफ प्रीवन के बच्चा जब 10 तक जाता है ना उसकी परफॉर्मेंस तब देखी जाती है। इसी तरह वो आई उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, एंड पे वो अली बाबा 40 रोड बन गए। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म हो जाता है।
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। सही सही